हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर जॉब एकेडमी में। यदि आप सीटेट, यूपीटेट, रीट, केवीएस, डीएसएसएसबी तथा अन्य किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। यहाँ आपको प्रत्येक विषय की तैयारी बहुत ही सरल भाषा, सटीक उत्तरों और विस्तृत व्याख्या के साथ करवाई जाएगी, ताकि आप एग्जाम में कम समय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। इस चैनल पर आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एग्जाम अपडेट्स, शॉर्ट ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स, कंप्लीट एग्जाम गाइडेंस। इसलिए अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए अभी टीचर जॉब एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई क्लास की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की इस क्लास में हम यूपीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में और सटीक उत्तर और व्याख्या के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। ऑप्शन 1, इनमें से सभी। ऑप्शन 2, श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग। ऑप्शन 3, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन। ऑप्शन 4, चट्टानों की शक्ति मापन। सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए किसी पुरानी जगह की खुदाई में एक हड्डी या लकड़ी का टुकड़ा या कोई पुरानी वस्तु मिलती है। अब मन में सवाल आता है कि यार, ये चीज कितनी पुरानी हो सकती है। यही पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। इस विधि में कार्बन 14 नाम के एक विशेष तत्व की मात्रा को मापा जाता है। कार्बन 14 जितना कम बचा होगा, वस्तु उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। यानी कार्बन डेटिंग हमें ये बताती है कि कोई पुरानी हड्डी, लकड़ी या जीव जंतु का अवशेष कितने साल पुराना है। एग्जाम पॉइंट: कार्बन डेटिंग, कार्बन 14, प्राचीन वस्तुओं की आयु पता करने की वैज्ञानिक विधि। इसलिए सही उत्तर है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन। उदाहरण से समझिए, यदि किसी पुरातात्विक स्थल से एक प्राचीन वस्तु प्राप्त होती है, तो वैज्ञानिक कार्बन 14 की सहायता से उसकी आयु का निर्धारण कर सकते हैं। इसी कारण पुरातत्व विज्ञान में कार्बन डेटिंग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? ऑप्शन 1, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों। ऑप्शन 2, जीवाणु। ऑप्शन 3, मांसाहारी। ऑप्शन 4, शाकाहारी। बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, मांसाहारी। आइए समझते हैं दोस्तों, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन को एक खाने की लाइन समझिए। सबसे पहले आती है घास। घास अपना भोजन खुद बनाती है, इसलिए इसे उत्पादक, प्रोड्यूसर कहते हैं। अब घास को कौन खाता है? हिरन, खरगोश और टिड्डा। ये शाकाहारी, हर्बीवोर्स होते हैं। अब इन शाकाहारी जीवों को कौन खाता है? शेर, भेड़िया, चीता जैसे शिकारी जीव। ये सभी मांसाहारी, कार्निवोर्स होते हैं। क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होते हैं, इसलिए इन्हें उच्चतम स्तर का उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर कहा जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। घास से हिरन से शेर। यहां घास बराबर उत्पादक, हिरन बराबर शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता, शेर बराबर मांसाहारी, उच्चतम उपभोक्ता। जो जीव खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होता है और दूसरे जीवों का शिकार करता है, वही टॉप कंज्यूमर कहलाता है। जीवाणु सही उत्तर नहीं है, क्योंकि जीवाणु अपघटक, डीकंपोजर होते हैं, उपभोक्ता नहीं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, WWF से क्या आशय है? ऑप्शन 1, वर्ल्ड वॉच फंड।
ऑप्शन 2 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन 3 वर्ल्ड वॉर फंड, ऑप्शन 4 वर्ल्ड वाइड फंड। आप अपना उत्तर सोच लीजिए। क्या आपका उत्तर ऑप्शन 2 है? यदि हाँ, तो बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इसका सही उत्तर दिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अब इसे एक रोचक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि दुनिया से बाघ, हाथी, गैंडा और पांडा जैसे दुर्लभ जीव धीरे धीरे गायब होने लगे। ऐसी स्थिति में इन वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा कौन करेगा? यही काम करता है WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पूरी दुनिया में वन्यजीवों, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त जीवों को बचाना और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना है। आपने इसका प्रसिद्ध लोगो भी देखा होगा, एक विशाल पांडा। दरअसल पांडा WWF का आधिकारिक प्रतीक है और यही कारण है कि परीक्षा में पांडा लोगो और WWF को अक्सर एक साथ पूछा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में बाघों की संख्या लगातार कम हो रही हो, तो WWF वहां संरक्षण परियोजनाएं चलाकर उनके प्राकृतिक आवास और सुरक्षा पर काम करता है। इसी प्रकार हाथी, गैंडा, पांडा और कई अन्य दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण में भी यह संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आपको सभी पॉइंट को ध्यान रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? ऑप्शन 1 पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन 2 बिहार में, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश में, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश में। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन यदि यही पानी किसी विषैले तत्व से दूषित हो जाए तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ऐसा ही एक विषैला तत्व है आर्सेनिक। आर्सेनिक मुख्य रूप से भूजल यानी ग्राउंड वाटर को प्रदूषित करता है। जब लोग लंबे समय तक आर्सेनिक युक्त पानी पीते हैं तो उन्हें त्वचा संबंधी रोग, कैंसर और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अब प्रश्न ये है कि भारत में ये समस्या सबसे अधिक कहां पाई जाती है? तो इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। विशेष रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के कई जिलों में भूजल में आर्सेनिक की मात्रा सुरक्षित सीमा से अधिक पाई गई है। उदाहरण के लिए, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया और उत्तर 24 परगना जैसे जिलों में आर्सेनिक प्रदूषण की समस्या काफी गंभीर रही है। इसी कारण पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़े प्रश्नों में पश्चिम बंगाल का नाम अक्सर आर्सेनिक प्रदूषण के साथ पूछा जाता है। याद रखिए, आर्सेनिक एक टॉक्सिक एलिमेंट है। ये मुख्य रूप से ग्राउंड वाटर को प्रदूषित करता है और भारत में इसकी सबसे गंभीर समस्या पश्चिम बंगाल में देखी जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन 1 दोरांग घाटी में, ऑप्शन 2 शांत घाटी में, ऑप्शन 3 सूरमा घाटी में, ऑप्शन 4 फूलों की घाटी में। बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 शांत घाटी, साइलेंट वैली। अब इसे समझते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां हजारों प्रकार के पौधे, पक्षी, जानवर और सूक्ष्म जीव एक साथ पाए जाते हैं? ऐसे क्षेत्रों को जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। भारत में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है शांत घाटी, जिसे अंग्रेजी में साइलेंट वैली कहा जाता है। यह केरल राज्य में स्थित है और पश्चिमी घाट का हिस्सा है।
शांत घाटी घने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से आच्छादित है, जहां प्रकृति आज भी अपने मूल स्वरूप में संरक्षित दिखाई देती है। यही कारण है कि यहां अनेक दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए, उदाहरण से समझते हैं। शेरपूंछ मकाक। यह एक अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति है, जिसका प्राकृतिक आवास मुख्य रूप से शांत घाटी के वन है। इसके अलावा यहाँ अनेक प्रकार के पक्षी, तितलियां, औषधीय पौधे और अन्य वन्यजीव भी पाए जाते हैं। जैव विविधता की इसी समृद्धि को देखते हुए इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। अब एक महत्वपूर्ण बात, कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। कई स्टूडेंट्स फूलों की घाटी को उत्तर मान लेते हैं। हालांकि उत्तराखंड की फूलों की घाटी अपनी पुष्पीय विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन समग्र जैव विविधता की दृष्टि से शांत घाटी अधिक समृद्ध मानी जाती है। इसलिए परीक्षा में यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिए, पश्चिमी घाट प्लस सदाबहार वन प्लस दुर्लभ प्रजातियां बराबर शांत घाटी। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मैंने काफ़ी मेहनत की है ताकि आपको एक बेहतर कंटेंट मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी और भी बेहतर तरीके से कर सकें। आपको मैं और भी बेहतर कंटेंट देना जारी रखूंगी। इसीलिए आप अपने चैनल टीचर जॉब अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेहतर कंटेंट यूं ही मिलता रहे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? ऑप्शन 1 गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन 2 गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन 3 गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन 4 गुरु नानक देव। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 गुरु नानक देव जी। दोस्तों, जब सिख धर्म की शुरुआत की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक थे। उन्होंने लोगों को प्रेम, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। उनका कहना था, सभी इंसान बराबर हैं। उन्होंने लोगों को मिलजुल कर रहने और अच्छे काम करने की सीख दी। गुरु नानक देव जी की 3 प्रमुख शिक्षाएं: 1 नाम जपो, ईश्वर को याद करो। 2 किरत करो, ईमानदारी से मेहनत करो। 3 वंड छको, जो मिले उसे दूसरों के साथ बांट कर खाओ। आसान तरीके से याद रखिए, सिख धर्म की शुरुआत किसने की? गुरु नानक देव जी ने। ध्यान रखें, गुरु अर्जुन देव जी 5वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे। लेकिन सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी थे। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन 1 शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना। ऑप्शन 2 शरीर का भार कम होना। ऑप्शन 3 हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन 4 अधिक तेज चाल। सोचिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। अब इसे समझते हैं। आप जरा सोचिए, अगर हमारे हाथ हमेशा चलने में ही लगे रहते तो क्या हम लिख पाते? क्या मोबाइल चला पाते? क्या औजार या मशीनें बना पाते? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि मानव विकास में 2 पैरों पर चलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। जब मनुष्य 2 पैरों पर चलने लगा तो उसके दोनों हाथ पूरी तरह मुक्त हो गए। अब हाथों का उपयोग नए नए कामों में होने लगा, जैसे लिखना, औजार बनाना, भोजन उठाना, चित्र बनाना, सामान ले जाना।
धीरे धीरे मस्तिष्क और हाथों के बीच बेहतर तालमेल विकसित हुआ। मस्तिष्क सोचता था और हाथ उसी के अनुसार काम करते थे। यही क्षमता आगे चलकर विज्ञान, तकनीक और मानव सभ्यता के विकास का आधार बनी। दो पैर पर चलने के कई फायदे हुए, जैसे हाथ मुक्त हो गए, औजार बने, बुद्धि का विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ। इसलिए परीक्षा में उत्तर होगा, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 परजीवी, ऑप्शन 2 सहभोजी, ऑप्शन 3 मृतोपजीवी, ऑप्शन 4 सहजीवी। बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 सहभोजी। आइए समझते हैं। प्रकृति में जीवों के बीच अलग अलग प्रकार के रिश्ते होते हैं। कुछ रिश्तों में दोनों को फायदा होता है, कुछ में एक को फायदा और दूसरे को नुकसान होता है। लेकिन एक ऐसा रिश्ता भी होता है जिसमें एक जीव को फायदा होता है और दूसरे को न फायदा होता है न नुकसान। इसे ही सहभोजता कहते हैं। आसान भाषा में एक को लाभ, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं। एक मजेदार उदाहरण देखिए, शार्क और रेमोरा मछली। रेमोरा मछली शार्क के साथ साथ घूमती है। उसे शार्क के भोजन के बचे हुए टुकड़े मिल जाते हैं और सुरक्षा भी मिलती है, यानी रेमोरा को फायदा हुआ। लेकिन शार्क को इससे न कोई विशेष लाभ मिलता है और न कोई हानि। इसलिए यह संबंध सहभोजता कहलाता है। अब बाकी विकल्प भी जल्दी से समझ लीजिए। परजीविता, एक को लाभ, दूसरे को हानि। उदाहरण, जूं और मनुष्य। जूं मनुष्य का रक्त चूसती है। अमरबेल और पौधे। अमरबेल दूसरे पौधों से पोषण प्राप्त करती है। फीता कृमि और मनुष्य। सहजीविता, दोनों को लाभ। उदाहरण, लाइकेन। शैवाल प्लस कवक। शैवाल भोजन बनाता है, कवक जल और खनिज प्रदान करता है। मधुमक्खी और फूल। मधुमक्खी को मधु मिलता है और फूल का परागण हो जाता है। मृतोपजीवी, मृत और सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव। उदाहरण, कवक, ब्रेड पर उगने वाली फफूंदी। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझते हुए चलिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस चैनल पर आपको बेहतर कंटेंट और आपके एग्जाम से जुड़ी जानकारी लगातार मिलती रहेगी। आइए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ चली थी? ऑप्शन 1 कलकत्ता से अलीपुर के बीच, ऑप्शन 2 बंबई से ठाणे के बीच, ऑप्शन 3 बंबई से पुणे के बीच, ऑप्शन 4 कलकत्ता से दमदम के बीच। एक बार अपना उत्तर सोच लीजिए। क्या आपका उत्तर ऑप्शन 2 है? यदि हां, तो बिल्कुल सही। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 बंबई से ठाणे के बीच। अब इसे एक रोचक ऐतिहासिक घटना के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं, आज भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। हर दिन लाखों लोग रेल से यात्रा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी कब और कहां चली थी? यह ऐतिहासिक घटना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। उस दिन भारत की पहली यात्री ट्रेन बंबई, वर्तमान मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। यह ट्रेन लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय करके ठाणे पहुंची थी। उस समय यह केवल एक रेल यात्रा नहीं थी, बल्कि भारत में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की शुरुआत का प्रतीक थी। इस रेलगाड़ी का संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे (GIPR) द्वारा किया गया था। एक और रोचक तथ्य, इस ट्रेन में 14 डिब्बे थे और इसे 3 भाप इंजनों द्वारा खींचा गया था। इन इंजनों के नाम थे साहिब, सिंध,
सुल्तान। कल्पना कीजिए, जब पहली बार लोगों ने इस रेलगाड़ी को चलते देखा होगा, तो वह कितना अद्भुत अनुभव रहा होगा। इसी घटना ने भारत में रेलवे विकास की नींव रखी। याद रखने की आसान ट्रिक। 16 अप्रैल 1853, बॉम्बे टू थाने, 34 किलोमीटर। इसलिए परीक्षा में यदि पूछा जाए कि भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ चली थी, तो बिना किसी भ्रम के उत्तर लगाइए, बंबई से ठाणे के बीच। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ऑप्शन 1 मंत्रिमंडल में, ऑप्शन 2 विधानसभा में, ऑप्शन 3 लोकसभा में, ऑप्शन 4 पंचायती राज संस्थाओं में। मन में सोचिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है। अब इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी होती है। पहले स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी, इसलिए सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने और निर्णय लेने का मौका देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। इसके तहत पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गईं, यानी कुछ सीटों पर केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। इससे महिलाओं को नेतृत्व करने और अपने क्षेत्र के विकास में योगदान देने का अवसर मिला। आज देश के हजारों गांवों में महिलाएं सरपंच, प्रधान, जिला परिषद सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रही हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। याद रखिए, 73वां प्लस 74वां संशोधन, महिला आरक्षण, पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? ऑप्शन 1 काइटिन, ऑप्शन 2 लीच, ऑप्शन 3 यूप्लेक्टेला, ऑप्शन 4 इकानस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 यूप्लेक्टेला। दोस्तों, ज्यादातर जीव चलते हैं, दौड़ते हैं या तैरते हैं, लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो एक जगह चिपक कर ही अपना पूरा जीवन बिताते हैं। ऐसे जीवों को अचल जीव कहा जाता है। अचल जीव मतलब जो स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। यूप्लेक्टेला ऐसा ही एक जीव है। यह समुद्र में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का स्पंज है। इसे वीनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है। यह समुद्र की गहराई में चट्टानों या समुद्र तल से चिपक कर रहता है। ये ना चलता है, ना दौड़ता है और ना ही तैरता है। फिर ये भोजन कैसे प्राप्त करता है? इसके शरीर में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे पानी अंदर बाहर होता रहता है। उसी पानी के साथ इसे भोजन और ऑक्सीजन मिल जाती है, इसलिए इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचिए, समुद्र की गहराई में एक स्पंज कई वर्षों तक एक ही जगह पर चिपका रहता है। वो कहीं नहीं जाता, फिर भी जीवित रहता है। यही अचल जीव की पहचान है। एग्जाम पॉइंट: यूप्लेक्टेला एक समुद्री स्पंज है जो पॉरीफेरा संघ का सदस्य है और अचल जीव का प्रमुख उदाहरण है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री याम्योत्तर पर खींची गई है? ऑप्शन 1 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन 2 कर्क रेखा, ऑप्शन 3 विषुवत रेखा, ऑप्शन 4 प्रधान याम्योत्तर रेखा। सोचिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब इसे समझते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में एक जैसी तारीख नहीं होती। कहीं सुबह होती है तो कहीं रात। इसी कारण तारीख को व्यवस्थित रखने के लिए पृथ्वी पर एक विशेष काल्पनिक रेखा बनाई गई है, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। यह रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर के पास स्थित है। इसकी सबसे खास बात क्या है?
इस रेखा को पार करते ही तारीख बदल जाती है। यानी एक तरफ सोमवार हो सकता है और दूसरी तरफ मंगलवार। सोचिए, केवल एक रेखा पार करते ही तारीख बदल जाए। यही कारण है कि इसे डेट लाइन कहा जाता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी स्थान पर 1 जनवरी है और आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करते हैं, तो आपकी तारीख 2 जनवरी हो सकती है। यानी आप एक दिन आगे पहुंच जाते हैं। 180 डिग्री देशांतर के आसपास स्थित काल्पनिक रेखा, जहां तारीख में एक दिन का परिवर्तन होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। कर्क रेखा 23 और आधा डिग्री उत्तर, अक्षांश विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन 1 लो पेड गेम्स, ऑप्शन 2 लोकल पैसेंजर गाड़ी, ऑप्शन 3 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन 4 लोकल पेट्रोलियम गैस। आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सोचिए। क्या आपका उत्तर ऑप्शन 3 है? यदि हाँ, तो बिल्कुल सही। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं, हमारे घरों में खाना बनाने के लिए जिस गैस सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, उसे हम आम तौर पर एलपीजी सिलेंडर कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अर्थात लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह एक ज्वलनशील ईंधन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से खाना पकाने, उद्योगों और कुछ वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी मुख्यतः 2 गैसों के मिश्रण से बनती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। इन गैसों को उच्च दाब पर तरल अवस्था में बदलकर सिलेंडरों में भरा जाता है। इसीलिए इसके नाम में लिक्विफाइड शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य, एलपीजी प्राकृतिक रूप से लगभग गंधहीन होती है। इसलिए सुरक्षा के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टन नामक पदार्थ मिलाया जाता है। यही वह पदार्थ है जिसकी वजह से गैस रिसाव होने पर हमें तेज गंध महसूस होती है और हम तुरंत सावधान हो जाते हैं। याद रखने की आसान ट्रिक, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन बराबर एलपीजी, एलपीजी बराबर कुकिंग गैस। संक्षेप में एलपीजी एरो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एरो गैस सिलेंडर, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन बराबर एलपीजी, एलपीजी बराबर कुकिंग गैस। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन 1 मीथेन, ऑप्शन 2 मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन 3 नाइट्रस आइसोसाइनेट, ऑप्शन 4 कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 मिथाइल आइसोसाइनेट। ध्यान दीजिए, अब इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी भारत के इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक थी। ये दुर्घटना 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में हुई थी। उस समय एक रासायनिक कारखाने से बहुत जहरीली गैस का रिसाव हुआ। इस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस इतनी खतरनाक थी कि इसके फैलते ही हजारों लोग प्रभावित हो गए। लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी, आंखों में तेज जलन हुई और बहुत से लोगों की जान चली गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसके बाद सरकार ने कारखानों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के नियमों को और अधिक सख्त बनाया। भोपाल गैस त्रासदी 1984 मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ऑप्शन 1 भूमध्य रेखा, ऑप्शन 2 उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन 3 दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। क्या आपका उत्तर ऑप्शन 3 है? बिल्कुल सही।
सही उत्तर है ऑप्शन 3, दक्षिणी ध्रुव। अब इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर एक विशेष गैस की परत होती है जिसे ओजोन परत कहते हैं। ये परत हमारे लिए एक सुरक्षा ढाल की तरह काम करती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी किरणों को रोककर ये पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। लेकिन कुछ रासायनिक गैसें, खासकर CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों में ओजोन की मात्रा बहुत कम हो गई। इसे ही ओजोन छिद्र कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया में ओजोन परत का सबसे अधिक क्षय अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया है। और अंटार्कटिका कहाँ स्थित है? दक्षिणी ध्रुव पर। यही कारण है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर माना जाता है। यदि ओजोन परत कम होती है तो यूवी किरणें बढ़ती हैं। आंखों को नुकसान हो सकता है, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, पौधों और जीवों पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1, शून्यकाल। ऑप्शन 2, सार्वजनिक काल। ऑप्शन 3, विशेषाधिकार काल। ऑप्शन 4, प्रश्नकाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, प्रश्नकाल। अब इसे समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप स्कूल में हैं। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप अपने शिक्षक से सवाल पूछते हैं। ठीक उसी तरह संसद में सांसद सरकार से सवाल पूछते हैं। और जिस समय सांसद सवाल पूछते हैं उसे प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर कहते हैं। लोकसभा की कार्यवाही का पहला घंटा ही प्रश्नकाल होता है। इस दौरान सांसद सरकार से पूछते हैं, सड़क कब बनेगी? पानी की समस्या कब दूर होगी? नई योजना का क्या हुआ? और फिर संबंधित मंत्री उन सवालों के जवाब देते हैं। इससे सरकार को जनता के प्रति जवाब देना पड़ता है। एग्जाम पॉइंट: लोकसभा की कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। ध्यान रखें, बहुत से विद्यार्थी प्रश्नकाल और शून्यकाल में भ्रमित हो जाते हैं। याद रखिए, पहले प्रश्नकाल, उसके बाद शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन 1, वर्ष 1960 में। ऑप्शन 2, वर्ष 1962 में। ऑप्शन 3, वर्ष 1972 में। ऑप्शन 4, वर्ष 1975 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, वर्ष 1972 में। दोस्तों सोचिए, अगर बाघ, शेर, हाथी और गैंडे जैसे जानवरों का लगातार शिकार होता रहे तो क्या होगा? धीरे धीरे ये जानवर खत्म हो जाएंगे। प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। इसी समस्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कानून बनाया। इस कानून का नाम है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये कानून वर्ष 1972 में बनाया गया था। इसका काम है वन्यजीवों की रक्षा करना, दुर्लभ प्रजातियों को बचाना, उनके रहने के स्थानों की सुरक्षा करना, अवैध शिकार को रोकना। यानी सरल शब्दों में, जानवरों और उनके घर की सुरक्षा करने वाला कानून। एग्जाम पॉइंट: वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वर्ष 1972 में पारित किया गया था। इसी कानून के कारण कई वन्यजीवों को संरक्षण मिला, जैसे बाघ, गैंडा, हाथी, शेर। क्विक रिवीजन: वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है? ऑप्शन 1, अरस्तु की। ऑप्शन 2, चार्ल्स डार्विन की। ऑप्शन 3, मेंडल की। ऑप्शन 4, रॉबर्ट हुक की। दोस्तों सोचिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, चार्ल्स डार्विन। अब इसे विस्तार से समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर लाखों तरह के जीव जंतु और पौधे हैं,
लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं। समय के साथ इनमें बदलाव आते गए और नई नई प्रजातियां बनती गईं। इसी बात को समझाने वाले वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन। उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, यानी प्रजातियों की उत्पत्ति। इस पुस्तक में डार्विन ने बताया कि जीव धीरे धीरे बदलते हैं और वातावरण के अनुसार खुद को ढालते हैं। जो जीव वातावरण के अनुसार बेहतर ढल जाते हैं, उनके जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। इसी विचार को विकासवाद, एवोल्यूशन कहा जाता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जिराफ की लंबी गर्दन। लंबी गर्दन वाले जिराफ ऊंचे पेड़ों की पत्तियां आसानी से खा पाते थे, इसलिए उनके जीवित रहने की संभावना अधिक थी। धीरे धीरे यही गुण अगली पीढ़ियों में पहुंचता गया। एग्जाम पॉइंट: द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई थी और इसमें विकासवाद, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का वर्णन किया गया है। ध्यान रखें, डार्विन बराबर एवोल्यूशन विकासवाद, मेंडल बराबर जेनेटिक्स। परीक्षा में अक्सर दोनों में भ्रम कराया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ऑप्शन 1 ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन 2 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन 3 केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन 4 सर्वे ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB। अब इसे समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि आपके शहर की हवा साफ है या प्रदूषित, या किसी नदी का पानी पीने योग्य है या नहीं। ये जानकारी कौन देता है? CPCB, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। CPCB का काम है हवा की जांच करना, पानी की जांच करना, शोर की जांच करना और ये बताना कि प्रदूषण कितना है। जब आप समाचार में सुनते हैं दिल्ली का AQI बहुत खराब है, तो ये जानकारी CPCB की निगरानी से मिलती है। आसान भाषा में CPCB पर्यावरण का रिपोर्ट कार्ड बनाता है। ये देखता है कि हवा, पानी और ध्वनि कितनी साफ या प्रदूषित है। चलिए देखते हैं बाकी विकल्प क्यों गलत हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT, पर्यावरण मामलों में न्याय देता है। केंद्रीय जल आयोग जल संसाधनों से जुड़ा कार्य करता है। सर्वे ऑफ इंडिया नक्शे और सर्वे का काम करता है, लेकिन प्रदूषण की जांच और निगरानी का मुख्य काम CPCB करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन 1 कपास, ऑप्शन 2 जेट्रोफा, ऑप्शन 3 गन्ना, ऑप्शन 4 आलू। सोचिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन 2 जेट्रोफा। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल एक दिन खत्म हो सकते हैं, इसलिए वैज्ञानिक ऐसे ईंधन खोज रहे हैं जो पौधों से बनाए जा सकें और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएं। ऐसे ईंधन को बायोडीजल कहते हैं। अब सवाल है, बायोडीजल बनाने के लिए सबसे प्रसिद्ध फसल कौन सी है? जेट्रोफा। जेट्रोफा एक ऐसा पौधा है जिसके बीजों में बहुत तेल होता है। इसी तेल को प्रोसेस करके बायोडीजल बनाया जाता है। यानी जेट्रोफा के बीज से तेल निकला, बायोडीजल बना, वाहनों में उपयोग हुआ। सबसे अच्छी बात यह है कि जेट्रोफा कम पानी और खराब जमीन में भी उग जाता है, इसलिए इसे ऊर्जा फसल भी कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट: जेट्रोफा के बीजों से प्राप्त तेल का उपयोग बायोडीजल बनाने में किया जाता है। ध्यान रखें, कपास बराबर रेशा, गन्ना बराबर एथेनॉल, आलू बराबर खाद्य फसल, जेट्रोफा बराबर बायोडीजल। ऐसे याद रखिए, जेट्रोफा का तेल, डीजल का खेल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन 1 विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, ऑप्शन 2
श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य। ऑप्शन 3 विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ऑप्शन 4 व्याख्यान एवं श्रुतलेख। ये एक पेडागोजी का क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। विचार गोष्ठी, इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा डिस्कशन। अब इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। दोस्तों, एक सवाल है, अगर शिक्षक पूरे समय सिर्फ बोलता रहे और बच्चे केवल सुनते रहें, तो क्या सीखना मजेदार होगा? नहीं। लेकिन अगर बच्चे चर्चा करें, सवाल पूछें और खुद काम करके सीखें, तो सीखना आसान और मजेदार बन जाता है। यही कारण है कि आधुनिक शिक्षा में बच्चों को सीखने में सक्रिय भागीदारी देने पर जोर दिया जाता है। विचार गोष्ठी में बच्चे अपने विचार बताते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं और नए नए विचार सीखते हैं। कार्य योजना में बच्चे खुद जानकारी जुटाते हैं, काम करते हैं और करके सीखते हैं। यानी सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि समझना और अनुभव करना। उदाहरण से समझिए, यदि विषय है जल संरक्षण, तो पहले कक्षा में चर्चा होगी पानी क्यों बचाना चाहिए। फिर बच्चों को एक छोटा प्रोजेक्ट दिया जाएगा, घर और स्कूल में पानी बचाने के तरीके खोजो। इस तरह बच्चे विषय को अच्छी तरह समझ लेते हैं। एग्जाम पॉइंट: विचार गोष्ठी और कार्य योजना दोनों बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षण विधियां हैं। इसीलिए इन्हें सबसे प्रभावी शिक्षण विधियों में माना जाता है। इसे ऐसे याद रखो: सोचो, चर्चा करो, करके सीखो। सबसे अच्छा अधिगम विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 रासायनिक चक्र। ऑप्शन 2 जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन 3 भूगर्भीय चक्र। ऑप्शन 4 भू रासायनिक चक्र। बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 2 है जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल। दोस्तों सोचिए, हम पानी पीते हैं, पौधे भी पानी लेते हैं, फिर वही पानी बारिश बनकर वापस धरती पर आ जाता है। यानी पानी बार बार घूमता रहता है। ठीक इसी तरह पानी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी प्रकृति में लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इसी घूमने की प्रक्रिया को चक्र, साइकिल कहते हैं। जब ये तत्व जीवों, प्लांट्स और एनिमल्स और पर्यावरण, एयर, वाटर, सॉइल के बीच घूमते रहते हैं, तो इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नाम को आसान तरीके से समझिए। बायो बराबर जीव, जियो बराबर पृथ्वी / पर्यावरण, केमिकल बराबर रासायनिक तत्व, यानी जीव प्लस पर्यावरण प्लस केमिकल बराबर जैव भू रासायनिक चक्र। आसान उदाहरण से समझिए। जल चक्र: बारिश, नदी, समुद्र, बादल, फिर बारिश। कार्बन चक्र: पौधे CO2 लेते हैं, जीव उपयोग करते हैं, CO2 वापस वातावरण में जाती है। नाइट्रोजन चक्र: नाइट्रोजन मिट्टी, पौधों और जीवों के बीच घूमती रहती है। एग्जाम पॉइंट: जल चक्र, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र सभी जैव भू रासायनिक चक्र के उदाहरण हैं। अब बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 बैरोमीटर, ऑप्शन 2 थर्मामीटर, ऑप्शन 3 सीस्मोग्राफ, ऑप्शन 4 हाइग्रोमीटर। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझते हुए चलिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 बैरोमीटर। आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, हमें कभी हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन हवा हमारे चारों ओर मौजूद होती है और ये हवा हमारे ऊपर दबाव भी डालती है। इसी दबाव को वायु दाब
एयर प्रेशर कहते हैं। अब सवाल है, इस वायु दाब को मापा कैसे जाता है? इसके लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे बैरोमीटर कहते हैं। आसान उदाहरण से समझें। जब मौसम बदलने वाला होता है तो वायु दाब भी बदलता है। इसीलिए मौसम वैज्ञानिक बैरोमीटर की मदद से मौसम का अनुमान लगाते हैं। बारिश आने वाली है या नहीं, तूफान आ सकता है या नहीं, इनका पता लगाने में बैरोमीटर मदद करता है। वायु दाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। ध्यान रखें, परीक्षा में अक्सर इन यंत्रों में भ्रम कराया जाता है। थर्मामीटर तापमान मापता है, बैरोमीटर वायु दाब मापता है, सीस्मोग्राफ भूकंप मापता है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है। इसे ऐसे याद रखिए, हवा का दबाव देखना है तो बैरोमीटर देखना है, तापमान देखना है तो थर्मामीटर देखना है, वायु दाब देखना है तो बैरोमीटर देखना है, भूकंप की तीव्रता देखनी है तो सीस्मोग्राफ देखना है, आर्द्रता देखनी है तो हाइग्रोमीटर देखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ऑप्शन 1 ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, ऑप्शन 4 आर्गन एवं ओजोन। सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। अब इसे आसान तरीके से समझते हैं। दोस्तों, हम हर समय हवा में रहते हैं और सांस लेते हैं, लेकिन क्या पूरी हवा सिर्फ ऑक्सीजन से बनी होती है? नहीं, हवा कई गैसों का मिश्रण है, लेकिन इनमें दो गैसें सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायुमंडल में लगभग नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, यानी 78 + 21 = 99%। इसलिए कहा जाता है कि वायुमंडल का लगभग 99% भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसे ऐसे समझिए, अगर 100 गुब्बारे हवा से भरे हों तो उनमें से 78 गुब्बारे नाइट्रोजन के होंगे, 21 गुब्बारे ऑक्सीजन के होंगे और केवल एक गुब्बारे में बाकी सभी गैसें होंगी। ध्यान रखें, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए जरूरी, नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी। सुपर ट्रिक, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, टोटल 99%। इसे ऐसे याद रखिए, हवा का राजा नाइट्रोजन और रानी ऑक्सीजन दोनों मिलकर बनाते हैं 99% वायुमंडल। अब बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ऑप्शन 1 ब्रूफेन, ऑप्शन 2 बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन 3 पैरासिटामोल, ऑप्शन 4 लिव-52। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 पैरासिटामोल। अब इसे समझते हैं। दोस्तों, जब हमें बुखार होता है तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ऐसे में डॉक्टर अक्सर एक ऐसी दवा देते हैं जो बुखार कम करने में मदद करती है। उस दवा का नाम है पैरासिटामोल। ये बहुत सामान्य और प्रचलित दवा मानी जाती है। एग्जाम पॉइंट, पैरासिटामोल एक ज्वरनाशक तथा दर्दनाशक औषधि है। अन्य विकल्पों पर ध्यान दें। ब्रूफेन दर्द कम करने, सिर दर्द, दांत दर्द, मांसपेशियों का दर्द आदि के लिए काम आती है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सप्लीमेंट है। लिव-52 यकृत से संबंधित है, जबकि पैरासिटामोल फीवर से संबंधित है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतर कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर नए वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? ऑप्शन 1 प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन 2 अंतिम अपघटक, ऑप्शन 3 प्राथमिक अपघटक, ऑप्शन 4 खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा?
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। दोस्तों, इस प्रश्न को केवल एक लाइन देखकर हल किया जा सकता है। खाद्य श्रृंखला देखिए, पौधे, कीड़े, सांप, मोर। अब सोचिए, सबसे आखिर में कौन है? मोर। और खाद्य श्रृंखला में जो सबसे आखिर में होता है, वही सबसे ऊंचे पोषण स्तर, हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पर होता है। इसलिए मोर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। आसान तरीका, पौधे भोजन बनाते हैं, कीड़े पौधों को खाते हैं, सांप कीड़ों को खाता है, मोर सांप को खाता है। यानी मोर सबसे ऊपर पहुंच गया। एग्जाम पॉइंट, खाद्य श्रृंखला में सबसे अंतिम उपभोक्ता खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर स्थित होता है। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, वो कौन सा है? ऑप्शन 1 साइटोकाइनिन, ऑप्शन 2 जिब्रेलिन, ऑप्शन 3 ऑक्सिन, ऑप्शन 4 इथाइलिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 इथाइलिन। अब इसे समझते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कच्चा केला, कच्चा आम, कच्चा टमाटर कुछ दिनों बाद अपने आप पक जाते हैं। लेकिन ये पकते कैसे हैं? इसका काम करता है एक विशेष पादप हार्मोन, इथाइलिन। इथाइलिन फलों को पकाने वाला हार्मोन है। जब फल में इथाइलिन की मात्रा बढ़ती है, तो फल का रंग बदलता है, स्वाद मीठा होता है और फल पक जाता है। आसान उदाहरण से समझिए, कच्चा आम प्लस इथाइलिन प्लस पका हुआ आम, कच्चा केला प्लस इथाइलिन प्लस पीला और मीठा केला। यही कारण है कि इथाइलिन को रिपनिंग हार्मोन, पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट, इथाइलिन एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है और फलों को पकाने में सहायता करता है। ध्यान रखें, ऑक्सिन से पौधों की वृद्धि होती है, जिब्रेलिन तने की लंबाई बढ़ाता है, इथाइलिन फल को पकाता है। ऐसे याद रखिए, इथाइलिन आए, फल मुस्कुराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 मुंबई तट, ऑप्शन 2 गोवा तट, ऑप्शन 3 कच्छ तट, ऑप्शन 4 गंगा डेल्टा। बताइए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? क्या आपका उत्तर ऑप्शन 1 है? बिल्कुल सही। सही उत्तर है ऑप्शन 1 मुंबई तट। दोस्तों, एलिफेंटा द्वीप भारत का एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। ये द्वीप अरब सागर में मुंबई के पास स्थित है। इस जगह की सबसे बड़ी पहचान है एलिफेंटा गुफाएं, जो अपनी सुंदर मूर्तियों और अद्भुत कला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इन गुफाओं में भगवान शिव की विशाल मूर्तियां बनी हुई हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध है त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा। इसी कारण हर साल हजारों पर्यटक यहां घूमने आते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जनसंख्या के आकार के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन 1 एशिया, ऑप्शन 2 उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन 3 यूरोप, ऑप्शन 4 अफ्रीका। सोचिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 एशिया। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लोग किस महाद्वीप में रहते हैं, तो उत्तर होगा एशिया। क्यों? क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश एशिया में ही हैं, जैसे भारत, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इन देशों की बहुत बड़ी आबादी होने के कारण एशिया दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एग्जाम पॉइंट, एशिया विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। देखिए, एशिया केवल जनसंख्या में ही नहीं, बल्कि क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी लार्जेस्ट पॉपुलेशन, लार्जेस्ट एरिया, दोनों एशिया के नाम।
आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ऑप्शन 1 गुजरात, ऑप्शन 2 गोवा, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 राजस्थान। राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। देखिए, कुछ राज्यों के पास समुद्र होता है और कुछ के पास नहीं। जिन राज्यों की सीमा समुद्र से मिलती है, उन्हें तटीय राज्य कहते हैं, और जिनकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती, उन्हें स्थल वेष्टित राज्य कहते हैं। अब विकल्पों को देखिए। गुजरात में समुद्र है, गोवा में समुद्र है, महाराष्ट्र में समुद्र है, राजस्थान में समुद्र नहीं है। बस यहीं से उत्तर मिल गया। राजस्थान के पास रेगिस्तान है, किले हैं, ऊंट हैं, लेकिन समुद्र नहीं है। इसीलिए राजस्थान भारत का ऐसा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज हमने यूपी टेट ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अभ्यास किया। यदि आपने इन कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम टिप्स को अच्छे से समझ लिया है, तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन का जवाब जल्दी ही दिया जाएगा। आपको बेहतर कंटेंट और एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप अपने चैनल टीचर जॉब अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी जारी रखिए, मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। थैंक यू।